हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोइम जो हमने स्टार्ट की थी उसका 17th स्टेंजा। तो 17th से लेकर आज हम 22 स्टेंजास तक यानी कि 5 to 6 स्टेंजास आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा रिटन है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ है 17th स्टेंजा। यहाँ देखिए देयर लोट फॉरबेड। तो देखिए इस स्टेंजा में जब पोइट स्टार्ट करता है स्टेंजा को तो वो क्या कहता है यहाँ, तो वो कहता है कि हमेशा ही इन गरीबों को जो कि इस चर्चयार्ड की कब्रों में हमेशा के लिए सो चुके हैं, इन गरीबों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। और इस स्टेंजा में बात करें तो क्या कहता है पोइट कि ये गरीब हमेशा ही दबा कर रखे गए, ये कभी भी अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुणों को, वर्च्यूज को, यहाँ तक कि अपने क्राइम्स को भी, अपने अपराधों को भी वो दुनिया तक नहीं ला सके, यानी कि वो कभी भी खुलकर नहीं जी सके। चाहे तो वो दुखों की बात की जाए, चाहे सुखों की बात की जाए, कुछ भी उन्हें अच्छे से नसीब नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं देयर लोट फॉरबेड। तो फॉरबेड, तो देखिए यहाँ कुछ मीनिंग बताती हूं मैं आपको। फॉरबेड सर्कमस्क्राइब्ड और कन्फाइंड और फॉरबेड, ये सभी वर्ड्स हैं, इनके सभी के सेम मीनिंग है। अगर एग्जाम में सिनोनिम में पूछा जाएगा तो सभी के सेम मीनिंग रहेंगे इनके। तो वो क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्ट करना किसी को। रेस्ट्रिक्ट होता है किसी पर प्रतिबंध लगाना, रोक कर रखना, अलाउ करने से मना कर देना, यानी किसी को परमिशन ना देना, तो उसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्ट करना, यानी कि किसी पर प्रतिबंध लगा देना। तो इन सभी के सेम मीनिंग है, ये आपको याद रखना है। देयर लोट फॉरबेड, यानी कि इन गरीबों को हमेशा ही फॉरबेड किया गया, इन पर हमेशा ही क्या लगाई गई? बहुत प्रतिबंध लगाए गए। नोर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन, और इन पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, कि उनकी जो ग्रोइंग में जो ग्रो हो रही है, यानी कि उनमें जो बढ़ती हुई वर्च्यूज थी। वर्च्यूज क्या होती है? अच्छाइयाँ, किसी के गुण, उनकी क्वालिटीज होती है, जो मोरल क्वालिटीज होती है उसको हम बोलते हैं वर्च्यूज। यानी कि जो उनकी नैतिक अच्छाइयाँ थी उनको भी ग्रो करने से रोक दिया गया, यानी कि यहाँ तक कि उनमें जो नैतिक अच्छाइयाँ थी उन पर भी प्रतिबंध लगाए गए। कभी भी वो अपनी वर्च्यूज से, अपने अच्छे गुणों से किसी का भला नहीं कर पाए, क्योंकि इन पर हमेशा ही प्रतिबंध लगाकर रखे गए। बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, और यहाँ तक कि उनके जो क्राइम्स थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि इनको अच्छाइयों को बाहर निकालने का मौका मिला और यहाँ तक कि उनके अपराधों को भी बाहर निकालने का मौका नहीं दिया गया। अगर वो ऐसा कर देते तो क्या होता, यानी कि अगर वे क्राइम ही कर लेते, अगर उन्हें करने दिया जाता, उसको भी इन्होंने फॉरबेड किया। फॉरबेड टू बेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, क्योंकि अगर वे क्राइम करते तो क्या करते? वो बेशक से वो खून खराबा करते हुए, स्लॉटर होता है किसी का वध करना, यानी कि मार काट करते हुए, खून खराबा करते हुए वे कहां तक पहुंच जाते? थ्रोन तक। फॉरबेड टू बेड, यानी कि उनको रोका गया। बेड होता है वॉक करना, वॉक मीन चलना, यानी कि उनको हमेशा रोक के रखा गया, चलने से रोका गया। किस रास्ते पर? स्लॉटर के रास्ते पर, यानी उनको क्राइम्स करने से रोका गया, अपराधों से भी रोक दिया गया, वरना वे क्या करते? वे भी खून खराबा कर सकते थे और जाकर शासकों वाली गद्दियों पर बैठ सकते थे, पॉलिटिशियंस की गद्दियों पर बैठ सकते थे। थ्रोन क्या होता है? हाई पावर की सीट होती है जो, यानी कि उन पर भी राजाओं जैसी शक्तियां होती। अगर वे क्राइम ही कर लेते तो उनको तो क्राइम करने से भी रोक दिया गया, यानी कि अच्छाइयां तो क्या निकलनी थी उनकी तो बुराइयां भी बाहर नहीं निकलने दी गई। अगर वे ऐसा कर पाते तो वे कम से कम खून खराबा करके गद्दी पर तो बैठ सकते थे अमीरों की तरह, पर वो अमीरों की तरह क्राइम के रास्ते पर भी नहीं चल पाए। इस पर चलने से भी इनको हमेशा प्रतिबंधित रखा, हमेशा उन पर प्रतिबंध लगाकर रखा। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, अगर वे शासक बन जाते तो यहाँ तक कि क्या करते वो? एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी, तो उनके लिए क्या कर दिया गया? मर्सी के सभी दरवाजे, गेट्स ऑफ मर्सी मीन दया, दया के सभी दरवाजे जो कि एक मानवता के लिए वे खोलते, यानी कि मानवता के लिए अगर वो कुछ करते तो उनके लिए दया के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे, यानी कि वो अपनी दया भी नहीं दिखा पाए लोगों पर।
उनके लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उन पर हर तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि इन गरीबों को कभी भी अपने गुणों को, यहाँ तक कि अपने क्राइम्स को, अपने अपराधों को भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। उनकी प्रतिभाएं थी, जो उनके गुण थे वो उनके अंदर ही सिमट कर रह गए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स। अब देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, राइम स्कीम हम डिस्कस करते आ रही है और अभी तक आपको अच्छे से पता भी चल गया होगा कौन सी राइम स्कीम है। अलोन, अलोन की ट्यून किसके साथ है? थ्रोन के साथ। तो इन दोनों की राइम आपस में क्या होती है? मैच होती है, इनकी ट्यूनिंग मैच होती है। अलोन, थ्रोन, तो यहाँ पर दोनों की सेम ट्यून है, तो ए नाम हमने इसको दिया। कन्फाइंड, मैनकाइंड, काइंड, फाइंड, ये आपको यहां पर सुनने को मिला, फाइंड, काइंड। तो इन दोनों का नाम हमने क्या दिया? बी दिया। तो ए बी इसकी क्या है? राइम स्कीम है। अब देखिए, इसके साथ ही ये स्टैंजा ऐड किया गया है। अब देखिए, जब कोई स्टैंजा, सभी पूरे के पूरी पोइम के अंदर हमने देखा कि जितने भी स्टैंजाज है 4-4 लाइन के हैं, यानी कि हीरोइक क्वार्टरेन में ये राइट किए गए हैं, क्योंकि 4 लाइंस की पोइम को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरेन बोलते हैं। तो ये क्वार्टरेन में राइट किए गए हैं। पर यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ फुल स्टॉप लगाने की बजाय, 4th लाइन पर फुल स्टॉप लगाने की बजाय इस लाइन को कंटिन्यू रखा, यानी इन सेंटेंसेस को इन्होंने इंक्लूड किया इसमें। तो जहां पर लाइन्स को कंटिन्यू रखा जाता है और यहाँ देखिए इधर लाकर इन्होंने क्या लगाया है? तो इन्होंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट को एंजैबमेंट। तो पोइट ने किसका यूज किया है? एंजैबमेंट का यूज किया है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक डिवाइस है ये, जिसका यूज पोइट ने इस स्टैंजे में किया है, क्योंकि इतना बड़ा स्टैंजा इन्होंने एक साथ लिखा है, 4 लाइन में 3 और ऐड की है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है। कहीं भी यहाँ फुल स्टॉप आपको नहीं दिखेगा और 8 लाइंस पर इन्होंने फुल स्टॉप लगाया, तो इसको हम बोलते हैं एंजैबमेंट। अब देखिए, इसमें क्या कहता है पोइट? द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड। यहां तक कि इन्होंने क्या नहीं किया, हमेशा ही ये क्या करते रहे? स्ट्रगल करते रहे, स्ट्रगल करते हुए पैंग्स को सहते रहे, दर्द को सहते रहे, जो किनको लगा? ऑफ कॉन्शियस, उनकी आत्माओं ने जो दर्द सहे। यानी इन गरीब किसानों ने हमेशा ही दर्द सहे, इनकी आत्माओं ने हमेशा ही दुख सहे, ट्रूथ टू हाइड, पर उन्होंने कभी भी इस सच्चाई को कि वे दुख झेल रहे हैं, कभी भी इन्होंने इन सच्चाइयों को छुपाया नहीं। यानी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं छुपाए। टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ इंजेनस सेम। और देखिए, हमेशा ही क्वेंच होता है सेटिस्फाई करना, किसी चीज को संतुष्ट करना। क्वेंच मीन सेटिस्फाई द ब्लसेस। ब्लसेस क्या होता है? ब्लसेस होता है एम्बेरसमेंट, यानी कि शर्मिंदगी महसूस करना, शेम महसूस करना, और सेम मीनिंग आगे यूज किया गया है, शेम। अब ब्लसेस मीन एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट ऑफ इंजेनस। तो ये क्या होते हैं? नेव। नेव होता है सीधे साधे लोग, बिल्कुल सच्चे लोग, सीधे साधे सिंपल लोग। अब देखिए, इन्होंने क्या किया? हमेशा ही शर्मिंदगी को सहा, कभी भी संतुष्टि से नहीं रह सके, हमेशा ही उन्हें क्या मिली? ब्लसेस। ब्लसेस मीन शर्मिंदगी मिली, ऑफ इंजेनस शेम। और यहाँ तक कि सीधे साधे लोग थे जो इनको हमेशा ही क्या मिली? शेम मिली, इनको हमेशा ही शर्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने कभी भी इनको प्राइड फील नहीं करवाया, हमेशा ही इनकी लाइफ कैसे गुजरी? दुखों में गुजरी और शर्मिंदगी को सहन करते हुए गुजरी। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, पर बेशक से इनको कोई प्राइड नहीं फील करवाया गया, कोई खुशी नहीं दी गई, हमेशा ही इन्होंने दुख सहे हो, फिर भी कभी इन्होंने लग्जरी और प्राइड के लिए, लग्जरी क्या होता है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी होती है, जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है, यानी कि कभी भी इन्होंने पैसे के लिए, ऐशो आराम के लिए, प्राइड मीन इनको प्राइड नहीं मिला, फिर भी इन्होंने कभी प्राइड को अपनी लाइफ पर हावी नहीं होने दिया। कभी भी प्राइड के लिए इन्होंने क्या नहीं बनाए? श्राइन नहीं बनाए। श्राइन होते हैं टेम्पल, श्राइन मीन पूजा घर होता है, जो टेम्पल होता है, कभी भी इन्होंने हीप लगाकर, हीप होता है ढेर, यानी किसी ढेर के साथ ऐसो आराम की और प्राइड की, यानी गर्व से वो भर जाए, ऐसी चीजों का कभी भी इन्होंने ढेर लगाकर उनके लिए मंदिर, श्राइन नहीं बनवाए। यानी कभी भी उन्होंने इन चीजों को महत्व नहीं दिया। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम पढ़े, उन्होंने कभी भी लग्जरी और प्राइड को, यानी पैसे, धन दौलत, घमंड, गर्व, इन चीजों को कभी भी उन्होंने
नहीं पूजा, इन चीजों से वे हमेशा दूर रहे, क्योंकि वे कैसे थे, नेव इंजेनस थे, वो हमेशा ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे। इसलिए विद इंसेंस किंडल्ड, इंसेंस होता है, आपने लास्ट स्टैंजा में भी एक में पढ़ा था, इंसेंस होता है अगरबत्ती, एक स्टिक होती है जिस पर कुछ ऐसा मटेरियल लगा होता है जिसको जलाया जाता है तो सारी जगह खुशबू फैल जाती है। तो इंसेंस क्या होता है, अगरबत्ती। किंडल्ड होता है बर्न करना, किसी चीज को जलाना। एट द म्यूज फ्लेम, म्यूज फ्लेम मीन कभी भी देवी के सामने इन्होंने पूजा अर्चना नहीं की। कौन सी देवी, अब ये लग्जरी एंड प्राइड, यानी कि धन दौलत की देवी के सामने इन्होंने कभी भी अगरबत्तियों को नहीं जलाया। किंडल्ड मीन जलाना। कभी भी धन दौलत के महल को इकट्ठा नहीं किया, कभी भी धन दौलत को मंदिर में सजाकर उसकी पूजा नहीं की म्यूज की तरह। किसी, म्यूज होता है देवी, किसी देवी की तरह इन्होंने कभी भी धन दौलत ऐसो आराम की पूजा नहीं की। ये तो हमेशा ही सिंपल लाइफ जीते थे। बेशक से इन्हें किसी ने प्राइड फील नहीं करवाया, किसी ने भी उनको गर्व फील नहीं करवाया। वो हमेशा ही दुख सहते हुए भी हमेशा सीधी सादी लाइफ को स्पेंड करते थे। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, क्योंकि देखिए इसका जो टाइटल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक राइटर है जिनका नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने इन्होंने अपनी नोवेल का, थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल का नाम यहीं से उठाया है, यानी अपनी नोवेल को जो टाइटल दिया है वो यही दिया है, किसकी पोइम से लेकर, थॉमस ग्रे की पोइम से लेकर। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। अब देखिए जो ये गरीब लोग थे जो कब्रों में दफन है इस चर्चयार्ड में, तो इस चर्चयार्ड में जो गरीब लोग कब्रों में दफन है वो हमेशा ही कहाँ रहे। फार मीन क्या होता है, फार होता है दूर, बहुत दूर रहे। फ्रॉम मीन किसी चीज से। द मैडिंग क्राउड, मैडिंग क्या होता है, मैड होता है पागल, यानी पागल पन से भरी हुई जो क्राउड है, क्राउड क्या होता है, भीड़, यानी पागलों की भीड़ से हमेशा ही ये दूर रहे। और कौन सी भीड़, यानी शहरी एरिया से जिनमें कि पागल लोग रहते हैं। इनका कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे लोग जो किस चीज के लिए पागल हैं, इन चीजों के लिए, लग्जरीज के लिए पागल है, तो इन चीजों से वो हमेशा दूर रहे। वो हमेशा ही कहाँ रहे, अपने ग्रामीण एरिया में हमेशा ही खुश रहे थे। यानी जो अब कहाँ दफन है, इन चर्चयार्ड में, इन कब्रों में दफन है, वो लोग हमेशा ही इस मैडिंग क्राउड से, यानी पागलों की भीड़ से, इस शहरी दुनिया से, ऐसो आराम की दुनिया से हमेशा ही वो दूर रहे थे। इग्नोबल स्ट्राइफ, तो क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ मीन इन क्राउड के इग्नोबल, इग्नोबल होता है ऐसे काम जो किसी पर कलंक लगा देते, तो शेमफुल होते हैं। तो कैसे होते हैं ये, इग्नोबल मीन शेमफुल, इमोरल मीन अनैतिक कार्य जो बदनामी देते हैं, घटिया काम होते हैं, कलंक लगाने वाले। तो ऐसे लोग, जो मैड लोग क्या करते थे, ये मैड क्राउड जो कि घटिया काम करती थी, स्ट्राइफ संघर्ष करती है। तो यहाँ देखिए पूरी लाइन क्या निकली, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, कि ये पागलपन भरी इस भीड़ से, एक पागलों की भीड़ से जो हमेशा ही घटिया काम करके संघर्ष करती है और कुछ इकट्ठा करती है, ये पैसे कमाती है, ये लग्जरी हासिल करती है, उनसे ये गरीब हमेशा ही दूर रहे इन घटिया कामों से। उन्होंने कभी भी घटिया चीजों के लिए संघर्ष नहीं किया। देयर सोबर, सोबर होता है बिल्कुल सीरियस और सिंपल होता है जो। देयर सोबर विशेज, उनकी जो सिंपल सी विशेज थी, उनकी जो साधारण सी इच्छाएं थी, नेवर लर्न्ड टू स्ट्रे, उसके लिए उन्हें कभी भी, नेवर लर्न्ड टू स्ट्रे, इन इच्छाओं के लिए, सोबर विशेज मीन कुछ इच्छाएं जो होती है उनके लिए इन्होंने कभी भी स्ट्रे करना, स्ट्रे मीन होता है वंडरिंग। तो वंडरिंग क्या होता है, भटकना, इधर उधर घूमना फिरना किसी चीज के लिए। तो इन्होंने कभी भी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी कभी भी इन्होंने इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकना नहीं लर्न किया, भटकना नहीं सीखा। इन्होंने कभी भी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकना नहीं सीखा, पैसा पाने के लिए, लग्जरी पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए। अलोंग द कोल स्क्वेस्टर्ड बेल ऑफ लाइफ, और देखिए ये अलोंग द कोल स्क्वेस्टर मीन यहाँ होगा अलोन, एकांत लाइफ जीते हैं, जो अकेले लाइफ जीते हैं। अलोंग द कोल स्क्वेस्टर्ड बेल ऑफ लाइफ, बेल होता है एक बैली क्या होता है, बैली होता है घाटी, यानी उन्होंने
वेल ऑफ लाइफ, तो उन्होंने हमेशा ही एकांत लाइफ जी, एकांत लाइफ स्पेंड की, यानी कि वो हमेशा अकेले रहे, शांति से रहे, कूल मीन ठंडे रहे, कभी भी उन्होंने भागम भाग भरी लाइफ नहीं जी, यानी कभी भी उन्होंने भटकना नहीं सीखा पैसा कमाने के लिए, हमेशा ही एकांत लाइफ उन्होंने जी अपनी, हमेशा ही वो अकेले रहे, कूल वेल ऑफ लाइफ, यानी कि हमेशा ही वे कूल होकर रहे, कभी भी वे किसी चीज के पीछे नहीं पड़े। और वेल ऑफ लाइफ मीन उन्होंने हमेशा ही एक जिंदगी की एक शांत घाटी में अपनी लाइफ स्पेंड की और अकेले रहकर स्पेंड की, धन दौलत के पीछे भागने में उन्होंने अपनी लाइफ नहीं गुजारी। दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, दे केप्ट द नॉइजलेस टेनर, टेनर होता है ट्यून, मैनर, कोई मूड, तो उन्होंने कभी भी शोर शराबे भरी लाइफ का पीछा नहीं किया। देयर वे मीन अपना रास्ता नहीं बनाया, कहाँ पर, नॉइज में, यानी वे हमेशा ही नॉइजलेस टेनर में चलते रहे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ शोर शराबे से दूर व्यतीत की, यानी कि कभी भी मैडिंग क्राउड का वो हिस्सा नहीं बने, शहरी लाइफ का हिस्सा वो कभी नहीं बने, हमेशा ही अपने ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया में, अपने देहात में, अपने रूरल एरिया में खुश रहे, शांति में खुश रहे, शोर शराबे से भरी हुई लाइफ से बिल्कुल दूर रहे। अब देखिए 19th स्टैंजे में पोइट क्या कहता है, येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई। अब देखिए यहाँ क्या कहा पोइट ने, येट इवन दीज बोन्स, कि फिर भी, दीज बोन्स, बोन्स मीन जो इनकी हड्डियां बची हुई है, यानी जो इनके कंकाल, इनके अवशेष बचे हुए हैं इन मरे हुए लोगों के, दीज मीन इन रूरल एरिया के लोग हैं, जो इन रूरल एरिया के लोग, दीज किन के लिए, इन रूरल एरिया के लोग, इस देहात, इस कंट्री, कंट्री क्या होता है, देहात, इस देहात के लोग, ग्रामीण लोग हैं जो उनके अवशेष है, यानी मरने के बाद की जो अस्थियां है, वे मरे हुए जो इन कब्रों में है, फ्रॉम इंसल्ट, ताकि इनके अवशेषों को इंसल्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्ट मीन बचाना, इन लोगों की अस्थियों को कि कोई चलता फिरता इनको रोंद ना दे, कोई इन पर बच्चा खेलने ना लगे, या फिर कोई आते जाते इनको कुचल ना दे, इन अस्थियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को दबाया हुआ है, जो इनको बचाने के लिए लोगों से, ताकि वो उनको रोंद ना दे। सम फ्रेल मेमोरियल, फ्रेल मीन वीक, फ्रेल क्या होता है, वीक, वीक होता है कमजोर, तो कमजोर से मेमोरियल, मेमोरियल मीन मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोरियल याद से रिलेटेड, यानी कि इनको याद रखने के लिए, स्टिल इरेक्टेड नाई, कि कुछ ऐसी चीज भी है जो इरेक्ट कर दी गई है, इरेक्ट मीन स्ट्रेट खड़ा कर देना, स्ट्रेट, इरेक्ट होता है स्ट्रेट, यानी सीधा खड़ा कर दिया गया है, नाई मीन एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर, यानी कि लगभग इनके पास ही क्या खड़ा कर दिया गया है, कुछ मेमोरियल लगा दिया गया है, एक मेमोरियल, एक पत्थर, एक मूर्ति खड़ी कर दी गई है यहाँ पर, ताकि लोगों को पहचान रहे कि ये मरे हुए लोग इन कब्रों में यहाँ दफन है और वो इनको कुचल कर ना बढ़े आगे। विद अनकाउथ राइम्स, जिस पर इन मेमोरियल्स पर, यानी इन पत्थरों पर कुछ राइम्स लिखे हैं, जो कैसे है, अनकाउथ, अनकाउथ मीन ऑकवर्ड, ऑकवर्ड क्या होते हैं, अनकाउथ, ऑकवर्ड क्या होते हैं, स्ट्रेंज, तो देखिए चाहे स्ट्रेंज, इसका सिनोनिम क्या होंगे अनकाउथ के, स्ट्रेंज यानी कि ऑकवर्ड, कुछ स्ट्रेंज से, कुछ अजीब से उन पर राइम लिखे गए हैं, यानी बड़े लोगों की तरह, अमीर लोगों की तरह कुछ खास इन पर नहीं लिखा गया, बल्कि टूटे फूटे कुछ अजीब से राइम्स, राइम्स मीन कुछ तुक, कुछ लाइन्स लिख दी गई है। एंड शेपलेस स्कल्पचर डेक्ड, अब डेक्ड मीन क्या होगा, डेकोरेटेड, ऑर्नामेंटेड, क्या होगा यहाँ पर, डेकोरेटेड या ऑर्नामेंटेड, यानी सजा दिया गया है। कुछ शेपलेस, शेपलेस मीन जिसकी शेप ही नहीं है, इस तरह की मूर्ति जो उनका वास्तविक फेस नहीं शो करती, बल्कि एक अजीब सी, कुछ वैसे ही एक मूर्ति, शेपलेस सी मूर्ति उस पर सजी हुई है, यानी खड़ा दी गई है, इरेक्ट कर दी गई है, खड़ा दी गई है उनकी कब्रों के पास, जिस पर कुछ टूटे फूटे से वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ राइम्स लिखी हुई है। इम्प्लोर्स, इम्प्लोर्स मीन प्रे करना, किसी से याचना करना, बिसीच करना, किसी से प्रे करना। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ शाई, शाई होता है आह भरना, ताकि
पासिंग ट्रिब्यूट मीन यहाँ से जा रहे जो लोग हैं, पासिंग मीन यहाँ से गुजर रहे लोग, ट्रिब्यूट मीन श्रद्धांजलि देना किसी को। जैसे कि देखिए क्या होता है, कब्रिस्तान के आगे से कई लोग गुजरते हैं तो उनके लिए थोड़ा दुख प्रकट करते हैं, हाँ कोई हाथ जोड़कर निकलता है उस साइड से। तो वैसे ही क्या है, पोइट यहाँ कहता है कि इनकी स्कल्पचर जो मूर्तियां लगाई गई है इनको देखकर, ताकि लोग आते जाते लोग इनको श्रद्धांजलि दे सके, इनको इनके लिए आह भर सके, यानी इन मरे हुए लोगों के लिए दुख व्यक्त कर सके, इसलिए इनकी याद दिलाने के लिए इन लोगों की यहाँ पर कुछ मूर्ति खड़ी कर दी गई है जो शेपलेस है। उन पर एक राइम लिख दी गई है, यानी कुछ लाइंस लिख दी गई है उनके बारे में, जो कि बिल्कुल अजीब सी है, समझ ही नहीं आती है। तो अब देखिए 20th स्टैंजा है जो देयर नेम, उनके नाम, देयर ईयर्स, ईयर्स मीन क्या होता है, अब देखिए जब मर जाते हैं तो कुछ वहां पर पत्थर से खड़ा दिए जाते हैं, कुछ स्टोन लगा दिए जाते हैं जिन पर किसी व्यक्ति की डीओबी होती है, यानी डेट ऑफ बर्थ होती है, या फिर डेट ऑफ डेथ होती है। तो डीओबी और डेट ऑफ बर्थ वहां लिख दी जाती है उस पत्थर के ऊपर, तो वही है ये ईयर्स, यानी उनकी जीवन और मृत्यु से संबंधित जो साल रही है। स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड, अनलेटर्ड मीन यहाँ पर क्या मीनिंग है, इलिटरेट, इलिटरेट, इलिटरेट मीन अज्ञान, अज्ञान लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग। तो अज्ञान मीन अनपढ़ लोग है जो, अनपढ़ सी एक देवी ने, एक म्यूज ने, यानी किसी अनपढ़ देवी ने शायद क्या किया है, उनका जो स्कल्पचर है, मूर्ति है, वहां पर एक स्टोन लगा है जिस पर उनके नाम लिख दिए हैं, यानी एक अनपढ़ों के तरीके से, पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा ये नहीं लिखे गए हैं, किसी अनपढ़ व्यक्ति ने इन स्टोन्स पर इनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को राइट कर दिया है, इनके नाम को लिखा हुआ है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलजी सप्लाई, पर यहाँ पर क्या लिखा जाना था, ये प्लेस तो कैसा होता है जिस पर कोई फेम लिखा जाए, फेम मेन प्रसिद्धि की बातें लिखी जाए कि ये व्यक्ति कैसा था, प्रसिद्ध था ये व्यक्ति, और इसके लिए कितने प्रशंसा भरे शब्द थे वो यहाँ पर लिखे जाने थे। पर यहाँ लिखा क्या गया, किसी अनपढ़ लोगों के द्वारा उसका नाम और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखकर छोड़ दी गई, और कुछ टूटे फूटे यहाँ पर राइम लिख दिए गए। एंड एलजी, एलजी क्या होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली कविता। तो यहाँ देखिए ना ही कोई एलजी इस पर लिखी गई, कोई कविता इसकी प्रशंसा में लिखी गई इन लोगों की, यानी इन लोगों की प्रशंसा में वहां पर जो प्रसिद्धि भरे गीत, शोक व्यक्त करने वाले गीत लिखने चाहिए थे वो इन पर नहीं लिखे गए हैं इनकी कब्रों पर। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रियूज, सी स्ट्रियूज मीन, स्ट्रियूज यहाँ पर क्या होगा, ऐड कर देना या राइट कर देना, रिटन या फिर एडिड। तो यहाँ पर सी किसके लिए यूज हुआ, इस म्यूज के लिए। इस देवी ने, इस सी ने क्या किया, कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, किस चीज के, होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट मीन भगवान से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट को इस देवी ने इसकी कवर पर लिख दिया है, क्योंकि धर्म से रिलेटेड होते हैं। वो क्या कहते हैं टेक्स्ट, दैट टीच, जो हमें क्या सिखाते हैं, द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, कि जो ये रस्टिक, रस्टिक मीन जो ये देहात के लोग हैं, देहाती लोग हैं, कंट्री के लोग हैं, वे रस्टिक जो ग्रामीण हैं। मोरलिस्ट, मोरलिस्ट मीन जो एक मोरल देते हैं, एक सीख देते हैं, यानी ऐसे शब्द इन गरीबों की कब्रों पर लिख दिए गए हैं जो हमें क्या सिखाते हैं कि जो पैदा हुआ है उस व्यक्ति को एक दिन मरना है, ऐसी सीख देने वाले कुछ वर्ड्स उसकी कवर पर लिख दिए गए हैं स्टोन पर। अब देखिए 21st है जो फॉर हु टू डम्ब फॉरगेटफुलनेस अ प्रे। अब देखिए जिनको, फॉर हु यानी जिन लोगों को डम्ब फॉरगेटफुलनेस ने, डम्ब मीन जो गूंगे हो चुकी हैं, फॉरगेट होता है भूलना, फॉरगेटफुलनेस जिन्हें भुला दिया गया है, प्रे, प्रे होता है शिकार करना, किसी को विक्टिम बनाना, प्रे होता है विक्टिम, विक्टिम मीन शिकार करना। तो देखिए ये जो लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनको शिकार बना लिया किसने, गूंगा होकर भूल जाने वाली चीज ने, यानी इन व्यक्तियों को हमेशा के लिए शिकार करके, यानी इनको हमेशा के लिए मार दिया गया है, अपने साथ ले गई है क्या चीज, डम्ब फॉरगेटफुलनेस, यानी कि अब लोगों ने इनको भुला दिया है, ये लोग अब शिकार हो चुके हैं मौत का और ये अब भुला दिए गए हैं। दिस प्लीजिंग एंक्सियस बीइंग, बीइंग मीन जो इनकी लाइफ है, बीइंग
इररिजाइंड, इररिजाइंड मीन रिजाइन कर देना। अब रिजाइन कहाँ से कर दिया है? जिंदगी से, इनकी लाइफ से रिजाइन कर दिया है। रिजाइन मीन हमेशा के लिए मर जाना। यहाँ पर डाई वर्ड के लिए यूज हुआ रिजाइंड। तो देखिए इनकी जिंदगियों ने किस चीज से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा लिया है, किस चीज को रिजाइन कर दिया है? तो वो कर दिया है प्लीजिंग एंक्सियस को। प्लीजिंग क्या होता है? खुशी देने वाली या फिर ब्यूटीफुल जो लाइफ है। एंक्सियस मीन जिसमें चिंताएं भरी हुई है, ऐसी लाइफ, यानी कि इनकी खुशी भरी लाइफ जिसमें चिंताएं थी, उससे इनको हमेशा के लिए फ्री कर दिया है। उस जिंदगी से इन्होंने हमेशा के लिए रिजाइन दे दिया है। लेफ्ट द वन प्रीसेक्ट्स ऑफ द चीयरफुल डे, और इन्होंने हमेशा के लिए, प्रीसेक्ट्स मीन कोई एरिया, कोई जोन, स्पेशल एरिया होता है जो जहां पर आना जाना मना होता है, ZONE जोन। लेफ्ट द वॉर्म प्रीसेक्ट्स, इन्होंने अपना ये गर्मा गर्मी से भरा हुआ एरिया, यानी जिसमें वो खुशी भरी लाइफ जीते थे, उसको इन्होंने अब हमेशा के लिए चेयरफुल डे, इन्होंने हमेशा के लिए वो छोड़ दिया है जहां पर ये चेयरफुली रहते थे, यानी अपना दिन खुशी से बिताते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है? उस एरिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि ये शिकार कर लिए गए हैं एक डम्ब फॉरगेटफुलनेस के द्वारा, यानी अब इन्हें कोई भी याद नहीं करता। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग, ना ही तो कोई लोग इन्हें याद करते हैं। लिंगरिंग लुक द बिहाइंड, ना ही ये अब कभी पीछे मुड़कर देखेंगे। तो पोइट यहाँ पर क्वेश्चन करता है, यानी रेटोरिकल डिवाइस यहाँ पर यूज है। पोइट क्वेश्चन करते हुए क्या कहता है कि क्या कभी इनके लिए कोई तड़पेगा? लॉन्गिंग होता है किसी के लिए तड़पना, तो क्या कोई इनके लिए अब तड़प रहा है? क्या कोई तड़पता है इनके लिए? और लुक बिहाइंड, क्या अब ये मुड़कर आएंगे? क्या ये पीछे मुड़कर देखेंगे जो हमेशा के लिए अपनी कब्रों में सो चुके हैं? तो यहाँ पर क्या हुई? रेटोरिक डिवाइस हुई। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, लॉन्गिंग, लिंगरिंग। आपने देखिए यहाँ पर एल, लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक, तो यहाँ पर देखिए जो ये एल कॉन्सोनेंट है, इसकी रिपीटिशन हो रही है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर हुआ एलिट्रेशन। तो कौन सी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है? तो वो है एलिट्रेशन। अब देखिए स्टैंजा नंबर 22 ऑन सम फोन्ड ब्रेस्ट। अब देखिए पोइट इस स्टैंजे में कहता है बेशक से कुछ लोग मर गए हैं या फिर मर चुके हैं, फिर भी हर एक इंसान की, चाहे मर जाए वो, फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि हमेशा कोई उनके पास हो। उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ ज़रूरतें रहती है जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी दूसरों पर डिपेंड रहना चाहते हैं, उन्हें भी किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। अब देखिए ऑन सम फोन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज। तो देखिए सम फोन्ड ब्रेस्ट, फोन्ड मीन वे लोग जो हमारे लिए प्रिय है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन सीने में रहते हैं हमेशा। ओन सम फोन्ड ब्रेस्ट, यानी वे लोग जो इन मरे हुए गरीबों के सीने में थे, जो उनके प्रिय थे, यानी उनके दिल में रहते थे, जो द पार्टिंग सोल रिलाइज। ये पार्टिंग सोल मीन जो इस दुनिया से विदा हो रही सोल है, यानी इस दुनिया से जा रही आत्मा है, वो भी डिपेंड है। रिलाइज मीन टू डिपेंड, किसी पर डिपेंड होना। देखिए वे जो गरीब लोग हैं, वे भी हमेशा अपने प्रियजनों पर, ऐसे लोगों पर जो उनके प्यारे थे, उनके लिए वो भी तड़पते हैं, वो उन पर निर्भर रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो हमारे, कि जो ये जीवित लोग हैं ये हमारे साथ रहे। यानी जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, वो भी हमेशा एक जिंदा व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, कोई भी मरना नहीं चाहता है, सभी अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, और कुछ मरते हुए जो लोग होते हैं उन्हें भी किसकी जरूरत होती है, यानी इन गरीबों को भी किसकी जरूरत रही होगी? कुछ पायस, पायस होता है धार्मिक लोग, जो पवित्र लोग होते हैं, जिनकी आत्माएं शुद्ध होती है। सम पायस ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर हुआ नेबर, जो उनके नेबर है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पर, तो वे क्या होंगे? यहाँ पर होंगे ड्रॉप्स। तो कुछ पवित्र लोग जो कि उनके पड़ोसी थे, उनके फ्रेंड्स थे। द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, उनकी आंखें बंद होती हुई, यानी जो ये लोग मर रहे हैं, इनकी आंखें जब बंद होती है तो इन्हें भी एक रिक्वायरमेंट रहती है, इनकी भी जरूरत होती है कि उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, मरने के टाइम कम से कम कोई उनकी आंखों को ही बंद कर दे, क्योंकि मरने के बाद आंखें खुली रहती है। तो वो चाहते हैं, यानी मरते हुए लोग क्या चाहते
चाहते हैं ये लोग कि कोई उनके पास उनकी आंखें बंद करने के लिए हो, यानी कि उन्हें भी किसी ना किसी की जरूरत रहती है। इवन फ्रॉम द टॉम्ब, यहाँ तक कि अपनी कब्रों से, द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, कि जो ये वॉइस ऑफ नेचर मीन, जो ये वॉइस है, ये आवाज है, वो क्या है? वॉइस ऑफ नेचर मीन नेचुरल है। ये बातें क्या है? नेचुरल है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। ये एक सच्चाई है कि हर किसी की कोई ना कोई जरूरत होती है। वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, क्राइज मीन आवाज लगाना, कि ये भी कब्रों में से किसी को आवाज लगाते हैं, वे भी चाहते हैं कि हमारी जरूरतें क्या हो, जो नेचुरल है वो पूरी हो। इवन इन आर एसिस लीव देयर वांटेड फायर्स, यहाँ तक कि जो इनकी एसिस है, आवर एसिस में जब हम मर रहे होते हैं, हमारी जो एसिस में जो राख, हमारी अवशेष होते हैं, लीव देयर वांटेड फायर्स, इनमें अभी भी क्या जिंदा रहता है? तो इनमें अभी भी क्या जिंदा रहता है? वांटेड फायर्स, यानी कि उनका जो पैशन, उनमें एक जुनून है। तो बेशक से ये व्यक्ति मर चुके होते हैं, चाहे ये गरीब लोग हैं जो इसमें दफन है, चर्चयार्ड में भी मर चुके हैं, फिर भी अभी तक उनमें एक पैशन है। उनकी भी जरूरत है कि उनके जो सगे संबंधी हैं, उनके प्रियजन हैं, वो क्या करें उनके लिए, कम से कम उनके मरते हुए टाइम पर उनकी आंखें वो बंद कर दे, ऐसा वो लोग चाहते थे। तो ये हमारे हुए 22nd स्टेंजा तक, और अब हमारे जो 30th स्टेंजा तक बचे हैं 8 स्टेंजाज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पोइम कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।